नमस्ते। डॉक्टर गौरव कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करौली। सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिराम परिहार। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज जी। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले अध्याय में हमने सरकार के अंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। आज हम सरकार के अंग के अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका के संगठन, कार्य और आधुनिक प्रवृत्तियां अर्थात एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शन एंड रिसेंट ट्रेंड्स का भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आधुनिक राज्यों में इसे सरकार के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग उन अधिकारियों के लिए किया जाता है जो कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, प्रशासन करते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में सम्मिलित होती है। ब्रिटेन में राजा और उसकी कैबिनेट, अमेरिका में राष्ट्रपति और उसके सचिव अर्थात सेक्रेटरी कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं। राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका का अध्ययन संकीर्ण अर्थ में किया जाता है, अर्थात जो शिखर पर होते हैं या चोटी पर बैठे हुए होते हैं या उसी का अध्ययन हम कार्यपालिका के अंतर्गत करते हैं। कार्यपालिका की दो परतें होती हैं। इसमें हम देखते हैं पहली परत होती है, उसे हम ऊपरी परत कहते हैं, अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका। इसमें प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर आदि शामिल होते हैं। ये सभी लोग राजनीति में फंसे हुए होते हैं और थोड़े समय तक अपने पदों पर बने रहते हैं। निचली परत या जिसे अराजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं, यह राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे कुशल अधिकारीगण होते हैं और ये स्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है और ये निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सफल होकर पद पाते हैं। ये राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसे स्थायी या अराजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। जब ये कुशल अधिकारीगण शासन पर हावी हो जाते हैं और मंत्रीगण उनके हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, तो उसे ही हम सेवक तंत्र या नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। गोखले ने अंग्रेज नौकरशाही को सफेद नौकरशाही कहा है। अब हम कार्यपालिका के कार्यों का जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कार्यपालिका अनेक प्रकार के कार्य करती है। उनमें प्रमुख हैं जैसे प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना, देश के प्रशासन की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक कार्यों में हम देखते हैं कि देश के वैदेशिक मामले जो होते हैं उनका संचालन करना, ये राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। वित्तीय कार्य, सरकार को चलाने के लिए आय तथा आय के साधनों को जुटाना कार्यपालिका के वित्तीय कार्य होते हैं। विधायी कार्य या लेजिस्लेटिव फंक्शन, संसद के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना अथवा संसद को भंग करना आदि कार्यपालिका के लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आते हैं। सुरक्षा एवं सैनिक कार्य, कार्यपालिका का प्रमुख देश की सेनाओं का प्रमुख होता है। शांति व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, ये सभी
कार्यपालिका के सुरक्षा एवं सैनिक संबंधी कार्य होते हैं। न्यायिक कार्यों के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है तथा इम्पीचमेंट के माध्यम से उन्हें पद से भी हटाती है। कार्यपालिका के हम संगठन की यदि चर्चा करें तो हम देखते हैं कार्यपालिका का संगठन का जो आधार है वो एकता होना चाहिए, भले ही सरकार का प्रकार कैसा भी हो। ये शासन में कार्यपालिका की जो अंतिम शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और उसका कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका के हम जब प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्यपालिका का संपूर्ण कार्य हम देखते हैं कि कार्यपालिका जो होती है उसके अंतर्गत इसके जैसे प्रकारों में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का हम अध्ययन कर लेते हैं, जो कि संसदीय व्यवस्था में ही सम्मिलित होते हैं। तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका का संपूर्ण कार्य उसके नाम से किया जाता है, किंतु शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं होती। यह नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है, जैसे इंग्लैंड में राजा नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है और वहाँ वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट होती है और यही विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। भारत में हम देखते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द स्टेट, जबकि वास्तविक कार्यपालिका भारत में मंत्रिपरिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, होती है। अन्य प्रकारों में हम देखते हैं जैसे एकल और बहुल कार्यपालिका, जिसको हम सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे हम एकल कार्यपालिका कहते हैं, जैसे अमेरिका की कार्यपालिका इसी का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका वह होती है जिसमें शक्ति का स्रोत एक न होकर के अनेक व्यक्ति होते हैं तथा प्रशासन अनेक व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत की संविधान सभा की सदस्य बेगम एजाज रसूल भारत में प्रांतों में स्विस कार्यपालिका की समर्थक थी। स्टालिन ने इसे कॉलेजिएट प्रेसिडेंट अर्थात सामूहिक राष्ट्रपति की संज्ञा दी है। अब यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो कार्यपालिका के पूरी दुनिया में 4 मॉडल होते हैं। उसके अंतर्गत जैसे संसदीय कार्यपालिका, दूसरी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तीसरी अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली और चौथा मॉडल होता है स्विस मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली, या जिसे संसदीय कार्यपालिका भी कहते हैं। यह मॉडल ब्रिटेन में ही विकसित हुआ और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका को महारानी की सरकार, हर मजिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट कहा जाता है। यह नमूना ब्रिटेन में विकसित हुआ है और इतना लोकप्रिय हो गया कि बहुत से देशों ने इसे अपनाया। इस मॉडल में एक राज्याध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट होता है जो नाम मात्र का होता है, जैसे ब्रिटेन में राजा रानी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में गवर्नर जनरल, भारत में राष्ट्रपति। वो शासन नहीं करता बल्कि उसके नाम से शासन किया जाता है। राजमुकुट ब्रिटिश राज्य की शक्ति, दायित्व, प्रभुसत्ता और गौरव का प्रतीक होता है। सम्राट एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट एक संस्था होती है। ब्रिटेन में एक कहावत है कि राजा मर गया है, राजमुकुट चिरायु हो। द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग।
अर्थात राजा एक व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति होने के नाते राजा तो मर सकता है, लेकिन राज मुकुट वह हमेशा सम्मान का प्रतीक है, इसलिए वो अमर होता है। ब्रिटेन में संसद के लोकप्रिय सदन, जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है और फिर वो अपनी पार्टी के प्रमुख लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। अगर किसी पार्टी को सदन में स्पष्ट बहुमत ना हो तो फिर मिलीजुली सरकार, जिसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, बनती है। प्रधानमंत्री और उसके सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। वे संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और यदि अविश्वास का प्रस्ताव अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है और उसका इस्तीफा या त्यागपत्र ही सभी का त्यागपत्र माना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इस मॉडल में या इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ जाते हैं। ब्रिटेन में अब यह अभी समय पड़ गया है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही होना चाहिए। वह मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स भी माना जाता है। रॉबर्ट बालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कनाडा में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और कनाडा भी आज भी एक डोमिनियन है और कनाडा राज्य का सर्वोच्च अधिकार वहाँ की क्राउन के पास है। क्राउन राज्य की संस्थाओं के संपूर्णता का प्रतीक होती है। कनाडा में ब्रिटेन की महारानी का शासन है, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्राउन द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वह क्राउन के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द क्राउन अपने पद पर बना रहता है। कनाडा के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश गवर्नर जनरल को शपथ दिलाता है। संसद द्वारा पारित विधेयक उसके हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं। गवर्नर जनरल कॉमन्स सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है तथा वह नीति निर्माता भी होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। कनाडा में एक मंत्रिपरिषद भी होती है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। तो यह कार्यपालिका का संसदीय मॉडल था। दूसरा हम देखते हैं कार्यपालिका का अध्यक्षीय मॉडल, या जिसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। यह मॉडल अमेरिका में पाया जाता है और जब 1787 में अमेरिका का संविधान बना तो उसमें यह मॉडल अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपनाया। इसमें एक राज्याध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो जन्मजात अमेरिकी नागरिक हो और जिसकी उम्र 35 वर्ष हो और जो 14 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के योग्य होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। 22वें संविधान संशोधन 1951 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 4 बार राष्ट्रपति बने।
यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इसमें भी 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा से होते हैं, 100 सदस्य सीनेट से होते हैं तथा 3 सदस्य वहाँ पे कोलंबिया जिले से लिए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होती है और निर्वाचक मंडल में जो दल आधे से अधिक स्थान प्राप्त कर लेता है उस ही दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है। सीनेट का अध्यक्ष अर्थात तत्कालीन उपराष्ट्रपति कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गिनती करता है और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की जीत की घोषणा करता है। यदि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो पहले 3 उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि सदन किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनती है। समय से पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अमेरिका के संविधान में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के पद का कोई भी प्रावधान नहीं है। अमेरिका में मंत्रियों को सचिव कहा जाता है और ये सचिव राष्ट्रपति के सहायक होते हैं। राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार अर्थात सस्पेंसिव वीटो और जेवी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, भी प्राप्त होते हैं। तीसरा मॉडल होता है अर्ध अध्यक्षीय मॉडल, या इसे हम अर्ध संसदीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्वासी फेडरल या क्वासी पार्लियामेंट्री मॉडल भी कहते हैं। यह मॉडल संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का एक विचित्र मिश्रण है जो 1958 में बने हुए फ्रांस के संविधान में रखा हुआ है। यह राष्ट्रपति डिगोल के मस्तिष्क की देन है, अर्थात फ्रांस का संविधान राष्ट्रपति डिगोल ने बनाया, इसलिए इसे डिगोल संविधान या डिगोल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। 5वें गणतंत्रीय संविधान के अनुसार फ्रांस में राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होता है और राज्य का वास्तविक अध्यक्ष भी होता है तथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष सार्वजनिक मताधिकार अर्थात डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज द्वारा होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन में डाले गए कुल मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है, नहीं तो प्रथम 2 उम्मीदवारों के लिए पुनः मतदान कराया जाता है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
जिसका नाम संसद से पास कराया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी मंत्री संसद के प्रस्ताव से हटा सकती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्री संसद के सदस्य नहीं हो सकते, फिर भी संसद उन्हें अविश्वास के प्रस्ताव से हटा सकती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 68 के तहत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून का रूप लेते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार है और यह एक विचित्र नमूना है जिसे अर्ध संसदीय नमूना भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए इसे अर्ध अध्यक्षीय कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस मॉडल पर अनेक संविधानों का निर्माण किया गया है, जैसे 1978 में बना श्रीलंका का संविधान, 1992 में बना रूस का संविधान भी इसी अर्ध अध्यक्षीय मॉडल पर आधारित है तथा 1996 में बना दक्षिण अफ्रीका का संविधान और ईरान का संविधान भी अर्ध अध्यक्षीय या अर्ध संसदीय मॉडल पर ही आधारित है। कार्यपालिका के अगले मॉडल को हम देखते हैं तो वो होता है स्विस मॉडल, जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। हम देखते हैं दुनिया के सभी देशों में स्विट्जरलैंड को छोड़कर एकल कार्यपालिका पाई जाती है, अर्थात कार्यपालिका का एक ही अध्यक्ष होता है, जिसे राजा या रानी या गवर्नर जनरल जैसे नामों से हम जानते हैं। संघीय परिषद या फेडरल काउंसिल, स्विट्जरलैंड के अंदर एक संघीय परिषद होती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं जो 7 विभागों के प्रमुख होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इन्हें वहाँ की फेडरल काउंसिल संयुक्त अधिवेशन में चुनती है। यदि बीच में फेडरल काउंसिल भंग हो जाए तो कार्यपालिका भी भंग हो जाती है, लेकिन वहाँ कुछ स्वस्थ परंपराएं भी पड़ गई हैं कि एक प्रांत से 2 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, एक दल के 2 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, इसलिए यह हमेशा मिली जुली सरकार जैसी दिखाई देती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्विट्जरलैंड में सबसे वरिष्ठ मंत्री को 1 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं, उससे कम वरिष्ठ को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं तथा वर्ष बीतने के साथ ही वह वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और फिर वह किसी अन्य वरिष्ठ मंत्री को वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। यह क्रम चलता रहता है और उन्हीं लोगों को बार बार चुना जाता है, इसलिए 25 से 30 साल तक वही लोग अपने पदों पर बने रहते हैं। यह बहुल कार्यपालिका अर्थात प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है। फेडरल काउंसिल की निम्न विशेषताएं भी होती हैं, जैसे बहुल कार्यपालिका, स्थायित्व, उत्तरदायी शासन, निर्दलीय कार्यपालिका, नेतृत्व का अभाव, विशेषज्ञों की कार्यपालिका आदि इसकी अनेक विशेषताएं होती हैं। एक हम अन्य मॉडल, जैसे हम मॉडल तो नहीं लेकिन एक व्यवस्था कह सकते हैं या चीन की कार्यपालिका उसे कह सकते हैं। चीन एक साम्यवादी देश है, चाइना एक साम्यवादी देश है और यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है यहाँ अनुष्ठानिक अर्थात सेरिमोनियल पद होता है। चीन में संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु चीन में 45 वर्ष है। केंद्रीय सैन्य आयोग के सभापति का पद भी राष्ट्रपति ही
संभालते हैं। अतः राष्ट्रपति का पद राज्य की संस्था बन गया है। चीन की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैन्य आयोग आदि सम्मिलित होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी होता है, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद के दायित्वों को पूरा करता है तथा उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। चीन में एक स्टेट काउंसिल भी होती है, जिसे राज्य परिषद कहते हैं। यह केंद्रीय जन सरकार है। इसे चीन के मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें 35 सदस्य होते हैं और चीन के संविधान के अनुच्छेद 89 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम कार्यपालिका की शक्तियों में कुछ वृद्धि के कारण है, ग्रोथ ऑफ द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसको देखते हैं। तो जैसे अनेक कारण हैं जिनसे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, जैसे जन कल्याणकारी कार्य अर्थात पब्लिक वेलफेयर के कार्य जो हैं वो कार्यपालिका करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका अपने कुछ कानून निर्माण के कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है, तो वो उसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इसकी वजह से भी कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है। दलीय पद्धति भी इसका एक कारण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका करती है। नियोजन और नेतृत्व की आवश्यकता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है। अब हम कार्यपालिका के अंतर्गत एक नए शब्द, जैसे हम नव निरंकुशवाद या न्यू डेस्पोटिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये न्यू डेस्पोटिज्म नाम से एक लॉर्ड हिवर्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था न्यू डेस्पोटिज्म। और इसमें उन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था में जो नौकरशाही या कार्यपालिका है उसकी निरंकुशता हो जाती है, उसे हम न्यू डेस्पोटिज्म के नाम से जानते हैं। तो आज हमने सरकार के अंग के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन किया और हमने देखा कार्यपालिका का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। फिर हमने देखा कार्यपालिका की परतें, यानी ऊपरी परत या राजनीतिक कार्यपालिका, निचली परत अराजनीतिक कार्यपालिका। फिर हमने नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका तथा एकल और बहुल कार्यपालिका का अध्ययन किया तथा हमने कार्यपालिका के जो मॉडल हैं उनका अध्ययन किया। जैसे पूरी दुनिया में कार्यपालिका के 4 मॉडल बताए: संसदीय मॉडल, अध्यक्षीय मॉडल, अर्ध अध्यक्षीय मॉडल तथा स्विस मॉडल। फिर हमने कार्यपालिका के विशेषताएं और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया। नमस्कार।